जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये हम लोग का टॉम का ये फोर्थ पार्ट होने वाला है। 3 पार्ट हो गया हम लोग का। 200 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 201 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें गियर ट्रेन आने वाली है और गियर का नॉमेनक्लेचर भी आने वाला है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो थोड़ा सा डिटेल्ड वे में चलेंगे। कुछ मैंने उसमें इमेजेस भी ऐड किए एक्स्ट्रा में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। और आप लोग जो है तैयारी मेहनत अपना जो है करते रहिए बढ़िया तरीके से, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। चलिए देखिए 201 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। टू पुलीज ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 एंड एट अ डिस्टेंस। ये कुछ कुछ जो है हम लोग का बोल सकते हैं बेल्ट का क्वेश्चन है, वो हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद जो हम लोग का गियर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, टू पुलीज ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 एट अ डिस्टेंस x apart are connected by means of a cross belt drive. The length of the belt is। पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक क्रॉस बेल्ट और एक होता है ओपन बेल्ट। ओपन बेल्ट में जो डायरेक्शन होता है हम लोग का दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, मतलब कि ड्राइवर अगर हम लोग का क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम लोग का जो ड्रिवन भी होगा वो हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज होगा, जस्ट अपोजिट में। लेकिन क्रॉस बेल्ट में ऐसा नहीं होता, दोनों एक ही डायरेक्शन मूवमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द बेल्ट पूछा इन केस ऑफ हम लोग का क्रॉस बेल्ट। एक क्रॉस बेल्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ द बेल्ट क्या होगा। ओके, तो इसका होता है हम लोग का ए नंबर जो ऑप्शन है ये होगा पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2x होता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, ये इक्वेशन है निकल करके आता है जब हम लोग लेंथ ऑफ द बेल्ट डिराइव करके आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 202 नंबर क्वेश्चन देखिए। थोड़ा कौन पुली में एक if the sum of radii of the pulley on the driving and driven shaft is constant then। बोल रहा अगर दोनों ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट का दोनों का रेडियाई हम लोग क्या है कांस्टेंट हो, मतलब चेंज नहीं कर रहा, तो उस केस में हम लोग क्या होगा, क्या ओपन बेल्ट ड्राइव रिकमेंड करेंगे या हम लोग क्रॉस बेल्ट ड्राइव रिकमेंड करेंगे या बोथ ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव रिकमेंड करेंगे या ड्राइव रिकमेंडेड डिपेंडिंग अपॉन द टॉर्क ट्रांसमिटेड। या तो जिस हिसाब से टॉर्क ट्रांसमिशन होगा उस हिसाब से हम लोग जो है बेल्ट को रिकमेंड करेंगे ड्राइव को। नहीं तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग का जो ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट का कांस्टेंट रहे हम लोग का रेडियाई, उस केस में हम लोग जो है क्या करेंगे, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव रिकमेंडेशन होता है उसमें। ओके, ठीक, नेक्स्ट है ड्यू टू स्लिप ऑफ बेल्ट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव इंक्रीजेज। तो जब बेल्ट स्लिप कर रहा है तो वेलोसिटी रेशियो कैसे इंक्रीज करेगा, जाहिर सी बात है जब स्लिप ऑफ बेल्ट हो रहा है यहाँ पे, तो उस केस में हम लोग का क्या होगा, ये इंक्रीज ना होकर क्या होगा, ये हम लोग का डिक्रीज होगा। क्या होगा, तो डिक्रीज होगा। तो ये हम लोग का फॉल्स स्टेटमेंट है। Okay, next question. When two pulleys of different diameter are connected by means of an open belt, the angle of contact at the dash pulley must be taken into consideration। बोल रहा है क्या, जब दो अलग अलग डायमीटर का पुली कनेक्ट किया गया है ओपन बेल्ट के द्वारा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो स्मॉलर होगा कि लार्जर होगा, सॉरी मतलब कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो हम लोग का स्मॉलर पुली पे हम लोग कंसिडर करेंगे या फिर लार्जर पुली वाला कंसिडर करेंगे। तो जब भी हम लोग क्या है अलग अलग डिफरेंट डायमीटर का कनेक्टेड रहता है ओपन बेल्ट के द्वारा, तो हम लोग स्मॉलर पुली को हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं, ना कि लार्जर पुली को। ओके, द पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट इज मैक्सिमम व्हेन द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज डैश ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड कितना होता है हम लोग का किसके ऑफ बेल्ट के केस में, तो वो हम लोग का होता है 3 टाइम। कितना होता है, वो हम लोग का 3 टाइम होता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का। ठीक, 3 टाइम देन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के रिगार्डिंग ये हम लोग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का 206 नंबर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग का 3 टाइम होता है, तो यहाँ पे सभी देख रहे होंगे ये 3 टाइम वाला है, 3 3 3 3। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट फॉर मैक्सिमम पावर। वेलोसिटी क्या होगा मैक्सिमम पावर के लिए, तो वेलोसिटी हम लोग का मैक्सिमम पावर के लिए क्या होता है अंडर टी अपॉन 3m। ये सब इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो
या तो याद रखिए, नहीं तो डिराइव करके वहां निकालिए, कितना बहुत समय ले लेता है। ओके, तो ये सब चीज आप लोग याद रखना। 207 नंबर, द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ऑन द बेल्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द पावर ट्रांसमिटेड। तो सही है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है हम लोग का बेल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता है पावर ट्रांसमिटेंस के द्वारा। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है 208 नंबर, देखिए वी बेल्ट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। वी बेल्ट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है और वी बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तब भी इंपॉर्टेंट है, और अगर हम लोग को जो पढ़ना रहता है मैकेनिकल में, थोड़ा वी बेल्ट डिटेल में पढ़ना रहता है, तो क्वेश्चन अभी इससे बहुत सारा आएगा। और एक चीज मैं बताता हूँ, जब जो अब जैसे आरआरबी एएलपी वाला भी एग्जाम होने वाला है। ओके, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आरआरबी एएलपी में जो डीजल इंजन होता है उसमें वी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है रेडिएटर में। ओके, तो इसलिए थोड़ा और भी इंपॉर्टेंट रहता है जो आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे तो वो तो मतलब कि सिंपली वहां पे बता दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा नॉलेज, चूंकि आप लोग इंजीनियरिंग करके आए। चलिए देखिए, वी बेल्ट आर यूजुअली यूज्ड फॉर क्या, लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग एंड शॉर्ट ड्राइव या नन ऑफ दिस। लॉन्ग ड्राइव के लिए हम लोग तो बेल्ट ड्राइव का यूज करते हैं। ओके, और पूरा एकदम जो मिनिमम डिस्टेंस है के लिए वहां पे हम लोग जो है गियर का यूज करते हैं। और वी बेल्ट का हम लोग शॉर्ट ड्राइव के लिए यूज करते हैं। क्या कर, किसके लिए, तो शॉर्ट ड्राइव के लिए यूज करते हैं वी बेल्ट। और सेम क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट आइए, इन अ मल्टीपल वी बेल्ट ड्राइव इफ वन ऑफ द बेल्ट इज ब्रोकन देन वी शुड रिप्लेस। तो क्या होता है कि अगर मान लेते हैं, जैसे जो मैंने बोला कि डीजल इंजन का रेडिएटर में हम लोग क्या होता है, शाफ्ट से जो है हम लोग का रेडिएटर का फैन कनेक्टेड रहता है थ्रू वी बेल्ट ड्राइव। तो उसमें क्या है, 8 बेल्ट रहते हैं। ठीक, अगर मान लेते हैं कि एक बेल्ट टूट जाए तो आप क्या करेंगे, क्या एक ही बेल्ट रिप्लेस करेंगे या टोटल बेल्ट रिप्लेस करेंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या होता है कि सभी बेल्ट को रिप्लेस करना जरूरी है, ऑल ऑफ दीज बेल्ट। अगर कोई भी कंडीशन में हम लोग का एक भी बेल्ट टूट जाता है वी बेल्ट के रिगार्डिंग, तो सभी बेल्ट को वहां पर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी बताता हूँ, वो भी क्वेश्चन है कि क्यों रिप्लेस करते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन है, द इंक्लूडेड एंगल फॉर द वी बेल्ट इज, इंक्लूडेड एंगल हम लोग का 30 से 40 डिग्री होता है। ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट आइए, इंक्लूडेड एंगल इस तरह से वी बेल्ट ड्राइव हम लोग का कुछ इस प्रकार होता है। तो ये हम लोग का इंक्लूडेड एंगल 30 से 40 डिग्री के बीच में रहता है। ओके, नेक्स्ट आइए, in order to have a good grip on the pulley, the V belt should touch the bottom of the groove in the pulley। देखिए ये स्टेटमेंट पूरा पुली गलत है। यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर मैं मान लो कि ये हम लोग का क्या है, ये पुली है हम लोग का, और क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि बेटर ग्रिप के लिए जो वी बेल्ट है हम लोग का कुछ इस प्रकार से इस पर लगा रहता है, तभी जाके ये हम लोग का इसको रोटेट करवाता है, और इससे दूसरा जो भी पुली कनेक्टेड है उसको पावर ट्रांसमिशन मिलता है। तो यहाँ बोल रहा है क्या कि ये नीचे वाला ग्रिप नीचे वाला पे कैसे टच करेगा, जब नीचे वाला पे टच करेगा तो ये लेंथ हम लोग का कॉन्टेक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मिलना चाहिए इसको रोटेट करने के लिए वो नहीं मिलेगा। ओके, तो ये इसलिए ये स्टेटमेंट हम लोग का ये फॉल्स है। देखिए 212 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन मल्टीपल वी बेल्ट ड्राइव व्हेन अ सिंगल बेल्ट इज डैमेज इट इज प्रेफरेबल टू चेंज द कंप्लीट सेट टू। अब जैसा कि मैंने बोला कि कंप्लीट सेट चेंज करना पड़ेगा, क्यों ना आपका एक बेल्ट में एक ही बेल्ट टूटा हो। मान लेते हैं जैसे मैंने बोला 8 बेल्ट जो कनेक्टेड रहता है, मान लेते हैं एक ही बेल्ट टूटा, लेकिन पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे चेंज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा है कि हम लोग को टोटल बेल्ट चेंज करना पड़ता है। तो हम लोग को यूनिफॉर्म लोडिंग के रिगार्डिंग हम लोग को टोटल बेल्ट चेंज करना पड़ेगा, कि वो हम लोग इंश्योर करते हैं कि वहां पे यूनिफॉर्म लोडिंग हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आइए, इन मल्टीपल वी बेल्ट ड्राइव ऑल द बेल्ट शुड स्ट्रेच एट द सेम रेट। तो सही है, ये इसलिए वी बेल्ट वहां नंबर ऑफ वी बेल्ट लगा रहता है ताकि सभी बेल्ट एक ही टाइम स्ट्रेच रेट हो, ताकि रेट ऑफ वियर और टियर सेम हो सभी बेल्ट में। नहीं कि ऐसा नहीं हो कि एक बेल्ट पहले टूट जाए एक बेल्ट बाद में, वो मतलब कि कभी कभी होता है कि बेल्ट जो है वो टूट जाता है। द रेशियो ऑफ द ड्राइविंग टेंशन फॉर वी बेल्ट इज डैश टाइम दैट ऑफ फ्लैट बेल्ट। तो रेशियो पूछा है ड्राइविंग टेंशन वी बेल्ट और आपका फ्लैट बेल्ट के रिगार्डिंग, तो होता है कॉसेक बीटा। ठीक, जहां बीटा हम लोग का सेमी एंगल ऑफ द ग्रुप है। द रेशियो ऑफ द ड्राइविंग टेंशन फॉर रोप ड्राइव इज सेम एज दैट ऑफ बेल्ट ड्राइव। बोल रहा है क्या, रेशियो पूछा है ड्राइविंग टेंशन का रोप ड्राइव का, रोप ड्राइव और वी बेल्ट ड्राइव। रोप ड्राइव और वी बेल्ट ड्राइव का जो हम लोग का टेंशन रेशियो होता है वो हम लोग का सेम रहता है। ओके, नेक्स्ट आइए, बोल रहा है क्रीप इन बेल्ट ड्राइव इज ड्यू टू। क्रीप किसका कारण होता है,
क्रीप जो आता है बेल्ट में वो पूछा गया है पे कि किसके कारण हो रहा है। तो क्रीप जो है हम लोग क्या होता है, क्रीप किसके कारण होता है, तो अनइवन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बेल्ट व्हेन इट पासेस फ्रॉम टाइट टू स्लैक साइड। अब जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूं चलिए एक ओपन बेल्ट ड्राइव बना लेते हैं, एक ड्राइवर है, ड्रिवन है, ओके, और क्या कर रहा है मैं यहाँ पे आपका बेल्ट डाल दे रहा हूं, ये मैंने यहाँ पर बेल्ट डाल दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाएगा, ये हम लोग का क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है, ठीक। तो ये चीज यहाँ पे, तो क्रीप बोला है बेल्ट ड्राइव में क्यों आता है, तो जो अनइवन एक्सटेंशन हो रहा है, कहने का मतलब ये इस तरह से इस तरफ से जा रहा है, तो क्या यहाँ पे टाइट साइड है और यहाँ पे आते थे थोड़ा लूज आता था, जैसे स्लैक साइड ढीला हो जाता थोड़ा, और इधर से थोड़ा टाइट से खींचेगा, ये बात समझ रहे। तो ये हम लोग का इसी कारण होता है कि जब भी ये टाइट साइड से स्लैक साइड का मूवमेंट होता है ना, तो उसके कारण हम लोग का क्रीप वहां पे होता है, ठीक। तो सी नंबर है पे द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन बेल्ट, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बेल्ट, अभी मैंने बोला कि पावर ट्रांसमिशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, बेल्ट पे पावर ट्रांसमिशन, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण पावर ट्रांसमिशन पे यहाँ पे कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, तो हम लोग क्या सी नंबर करेक्ट है, हैव नो इफेक्ट ऑन पावर ट्रांसमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, व्हेन द बेल्ट इज स्टेशनरी, जब वो हम लोग का स्टेशनरी है, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा, तो क्या बोला, इट इज सब्जेक्टेड टू सम टेंशन नोन एज इनिशियल टेंशन, द वैल्यू ऑफ दिस टेंशन इक्वल टू, अब जैसे स्टेशनरी है तो कुछ ना कुछ टेंशन लगा होगा, तो उसको यहाँ पे बोला गया क्या, इनिशियल टेंशन, तो वो वैल्यू पूछा है किसके बराबर होता है, तो वो वैल्यू होता है हम लोग का जो भी टाइट साइड और स्लैक साइड का जो भी हम लोग का है एवरेज जो जोड़ करके लेते हैं वो चीज होता है, दैट इज एवरेज टेंशन ऑफ द टाइट साइड एंड स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट, दैट इज डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। टू पैरेलल एंड कोप्लेनर शाफ्ट, अब देखिए यहाँ गियर का क्वेश्चन आ गया, ठीक, यहाँ से गियर का क्वेश्चन आ गया है अलग अलग तरह का, बोला दो पैरेलल एंड कोप्लेनर शाफ्ट आर कनेक्टेड बाय गियर हैविंग टीथ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज, बोल रहा है क्या, अब यहाँ पे बोला गया दो कोप्लेनर शाफ्ट, एक गियर ले लिया गया इस तरह से, गियर थोड़ा मैं बना देता हूं तो समझ में आएगा, कुछ यही चीज यहाँ पे बोला गया है, और ये जो टीथ है हम लोग का, अगर मैं बनाऊं टीथ जो बोला है ना, वो हम लोग का पैरेलल है, टीथ जो है वो हम लोग का पैरेलल है, इस तरीके से पैरेलल है, ठीक, ये बीच में भी इस तरह से पैरेलल है टीथ, तो यहाँ पे बोला है क्या, और टीथ पैरेलल है और दोनों जो है पैरेलल और कोप्लेनर शाफ्ट है, अगर देखें शाफ्ट अगर अटैच कीजिएगा तो दोनों कोप्लेनर और हम लोग का क्या है पैरेलल शाफ्ट है, तो इस अरेंजमेंट में बोला है कौन सा गियर का यूज करेंगे हम लोग, तो इस अरेंजमेंट में हम लोग को, आप लोग को पता होगा कौन सा अरेंजमेंट का गियर यूज करेंगे, दैट इज हम लोग का स्पर गियर, कौन सा, तो स्पर गियर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आइए, when two intersecting and non-coplanar shafts are connected by gear, the arrangement is known as helical gearing, है ना, तो उसको हेलिकल गियरिंग नहीं बोलते हैं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अभी कौन सा गियर कहाँ पे यूज करते हैं, जस्ट उसका चार्ट में यहाँ पे बता दूंगा आपको एक मिनट में। द गियर आर टर्म्ड एज मीडियम वेलोसिटी गियर इफ देयर पेरिफेरल वेलोसिटी इज, मीडियम के लिए 3 से 15 मीटर प्रति सेकेंड होता है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि वो हम लोग का कहा गया मीडियम वेलोसिटी गियर उसको कहते हैं, ठीक। सेम क्वेश्चन आ गया है, an imaginary circle which by pure rolling action gives the same motion as the actual gear is called, अब बोला गया कोई एक इमेजिनरी सर्कल होता है हम लोग गियर में जो क्या करता है प्योर रोलिंग एक्शन के तहत वो सेम मोशन देता है जो कि एक्चुअल गियर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या एडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल, पिच सर्कल या क्रेन सर्कल, तो उसको हम लोग कहते हैं पिच सर्कल, क्या कहते हैं, ये इमेजिनरी सर्कल है जो कि हम लोग गियर में आता है। अभी मैं दिखाऊंगा एक गियर का बहुत ही बढ़िया सुंदर सा मैंने यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे आप लोग के लिए अटैच किया हुआ वो आएगा अभी। द साइज ऑफ गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय, तो साइज ऑफ गियर ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा क्वेश्चन ये है कि बेसिक क्वेश्चन है कि साइज ऑफ गियर हम लोग किससे स्पेसिफाई करते हैं, तो पिच सर्कल डायमीटर से करते हैं। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे कि पिच सर्कल डायमीटर से ही इसको हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियल डिस्टेंस, पहले इसका जो है एक जो डायग्राम मैंने इसका दिया तभी जो है थोड़ा ये सब क्वेश्चन हम लोग शुरू करें। चलिए ये डायग्राम पे आते हैं हम लोग।
ठीक, इस पे सभी नोमेनक्लेचर देखेंगे। इससे क्या है ना, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बना हुआ, इसलिए थोड़ा क्या है, पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको मैं और पहले देखिए, इसमें हम लोग का क्या है, गियर टर्मिनोलॉजी है पूरा, और इसके रिगार्डिंग जो है 15-20 क्वेश्चन दिया हुआ, इसलिए मैंने थोड़ा इसे सोचा थोड़ा इसे डिटेल में थोड़ा पहले मैं बताऊं। इसमें कुछ है नहीं, आप लोग भी जानते हैं सभी लोग, इसमें कैसे कैसे क्या क्या होगा, उसके लिए आप लोग टेंशन ना ले। चलो देखिए, पहले आते हैं हम लोग, ये देखिए, ये मतलब दो दो टीथ ले लिया गया है कोई गियर का, और उसी के रिगार्डिंग पूरा यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया गया है। पहले ये तो देख रहे हैं, ये हम लोग क्या है, तो ये हम लोग का टॉप लैंड है। दोनों दोनों टूथ का मैं बात करूं तो ये जो दिख रहा है, ये येलो पार्ट वाला ये फेस है, ये भी जो है येलो पार्ट वाला ये भी फेस है। ठीक, जिधर साइड से दिखता है ये फेस है, पूरा जो येलो पार्ट दिखाया गया। ठीक, और अगर आप बात करो, ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये फेस विड्थ हो गया आपका, जो चौड़ाई है आपका। ठीक, और फिर अब आते हैं हम लोग, पहले हम लोग आते हैं पिच सर्कल पे, जो कि यहाँ पे बोला गया है इमेजिनरी डायमीटर। तो देख रहे हैं वो यहाँ पे जो यहाँ पे डायमीटर का जो चेंजिंग हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हल्का सा इस तरह रहता है। कहने का मतलब मैं बोल क्या रहा हूँ, इस तरह से रहता है, इस तरह से ये हम लोग का इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो ये जो सर्कल जहाँ पे जो थोड़ा सा एक्सपेंशन और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस पॉइंट पे जो है हम लोग क्या है, एक जो है हम लोग का सर्कल ड्रॉ किया था, इसी को कहते हैं पिच सर्कल, जो कि इमेजिनरी होता है, हम लोग को दिखता नहीं है, हम लोग ने एज्यूम किया हुआ। ओके, ये चीज यहाँ पे, तो ये पिच सर्कल ध्यान रखिएगा। ओके, और क्या हुआ, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो ब्लू कलर से बनाया हुआ, ये जो ब्लू कलर से बनाया हुआ, ये हम लोग क्या है, तो क्लियरेंस सर्कल है। और मैं अगर बोलूं, ये सबसे नीचे वाला जो सर्कल है, ये जो सबसे नीचे वाला सर्कल है, ये डिडेंडम सर्कल है। ये कौन सा सर्कल है, तो डिडेंडम सर्कल है। अब बोलिए कि एडेंडम सर्कल कहाँ पे, ये क्लियरेंस सर्कल हो गया, ये एडेंडम सर्कल हो गया, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट जो कि हम लोगों ने टॉप लेंस के टच से लिया है, ये हम लोग क्या है, तो ये एडेंडम सर्कल है। जो बॉटम वाला पार्ट है वो डिडेंडम सर्कल, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो एडेंडम सर्कल, ये ध्यान रखना। ठीक, ए ऊपर आता है तो ऊपर वाला होगा, और डी नीचे आता है तो बाद में आता है तो नीचे लगा लेंगे डिडेंडम सर्कल। ओके, ये चीज हो गया। अब आते हैं एडेंडम क्या है, डिडेंडम क्या है। ये एडेंडम सर्कल है, ये डिडेंडम सर्कल है, ये ध्यान देना है। अब एडेंडम क्या है, डिडेंडम क्या है, चूंकि हम लोग जानते हैं क्या कि पिच सर्कल डायमीटर से हम लोग कोई भी चीज को स्पेसिफाई करते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग उसको लेंगे। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एडेंडम है, यहाँ पे डिडेंडम है। एडेंडम कैसे लेंगे, तो पिच सर्कल से और एडेंडम सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एडेंडम। ठीक, जो हम लोग का पिच सर्कल से हम लोग का जो एडेंडम सर्कल का जो डिस्टेंस है, उसको क्या कहेंगे, एडेंडम। और जो पिच सर्कल से डिडेंडम सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको क्या कहेंगे, डिडेंडम। बात समझ में आ गई। और क्या है, जो हम लोग का ये हो गया डिडेंडम सर्कल से एडेंडम सर्कल के बीच का दूरी, उसको कहते हैं होल डेप्थ। और जो क्लियरेंस सर्कल से लेके एडेंडम सर्कल का है, उसको कहते हैं वर्किंग डेप्थ। यही वर्किंग डेप्थ में हम लोग काम किया जाता है। ठीक, ये चीज हो गया, सभी कुछ हो गया कि और कुछ बाकी है यहाँ पे। ये तो टूथ थिकनेस आप जब लोग जान ही रहे हैं कि लेयर चौड़ाई है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ द स्पेस। एक चीज और कि सर्कुलर पिच क्या कहते हैं, तो दो टीथ के बीच का जो दूरी होता है, मतलब यहाँ से लेकर के ये मतलब स्टार्टिंग से लेकर के, और दूसरा जो हम लोग का स्टार्ट कर रहा है, दोनों के बीच की दूरी का, दोनों के बीच का दूरी को हम लोग सर्कुलर पिच कहते हैं। क्या कहेंगे, सर्कुलर पिच कहेंगे। तो ये चीज इतना था, है ना। एडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो पिच सर्कल समझना कि पिच सर्कल किसको कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो कि मतलब कि मेरे हिसाब से जो हम बोल सकते हैं क्या यहाँ पे, कि जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जहाँ पे हम लोग का शुरू हो रहा है, इन यहाँ पे क्या है, हम लोग का यहाँ पे एक्सपेंशन शुरू हो रहा है, और इधर से फिर कॉन्ट्रैक्शन चालू है। तो जहां पे वो पॉइंट है, वहां से जब हम लोग एक सर्कल खींचेंगे इमेजिनरी ना, तो वो हम लोग का क्या है, पिच सर्कल कहलाता है। ओके, और पिच सर्कल के रिगार्डिंग ही पिच सर्कल से एडेंडम सर्कल के बीच का दूरी एडेंडम, और पिच सर्कल से हम लोग का क्या, डिडेंडम सर्कल की दूरी को डिडेंडम कह देंगे। ओके, और ये आपका तो टॉप लैंड हो गया, ये फेस विड्थ हो गया, ये फेस हो गया। सर्कुलर पिच मैंने बता दिया कि एक टूथ का स्टार्टिंग से दूसरे टूथ के स्टार्टिंग तक, उसको हम लोग सर्कुलर पिच कहते हैं। और जो हम लोग क्लियरेंस सर्कल है, क्लियरेंस सर्कल मतलब कि हल्का सा ऊपर लिया जाता है डिडेंडम सर्कल के हल्का सा ऊपर से, और डिडेंडम सर्कल से एडेंडम सर्कल के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया हम लोग का तो होल लेंथ हो गया वो।
ठीक, जो ये होल डेप्थ बोल लीजिए, और जो हम लोग का डिडेंडम सॉरी जो हम लोग का सर्कुलर पिच से जो हम लोग का सर्कुलर डायमीटर है, सॉरी क्लियरेंस डायमीटर से लेकर के हम लोग का एडेंडम सर्कल तक लेकर के वो हम लोग का वर्किंग डेप्थ हो गया। ठीक, तो ये पूरा गियर टर्मिनोलॉजी था। ये क्या है, गियर टर्मिनोलॉजी पूरा। ये देखिए, ये जो मैं बोल रहा था कि कौन सा गियर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे मैंने डायग्राम अटैच किया, टाइप्स ऑफ गियर। देखिए, इसमें जो मैं बताने वाला हूँ वो जरा ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ स्पर गियर, इसको कहाँ यूज करते हैं, तो ये हम लोग का पैरेलल और प्रोपेलर शाफ्ट के लिए यूज होता है, और इसका टीथ जो है, टूथ जो है हमेशा जो है स्ट्रेट रहता है। यही टूथ अगर जो हम लोग हेलिकल कर देंगे, थोड़ा मतलब एंगल पे देंगे, तो इसको कहते हैं हेलिकल गियर। क्या कहेंगे, हेलिकल गियर। ये देखिए, ये भी हेलिकल गियर ही है, जब दो हेलिकल गियर बनाया गया। ठीक, उसके बाद बिवेल गियर है। इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें देखिए हम लोग का जो शाफ्ट है हम लोग का, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर है, हम लोग बिवेल गियर का यूज करते हैं। यहाँ भी क्या है, हम लोग का टूथ जो है वो स्ट्रेट रहने वाला है। ठीक, ये स्क्रू गियर है, स्क्रू की तरह काम करता है। इसका जो टूथ है हम लोग का क्या है, ये हम लोग का हेलिक्स में, मतलब थोड़ा एंगल वे में रहता है। यहाँ पे स्पाइरल गियर, ये भी हम लोग का 90 डिग्री पे रहता है, लेकिन ये जो है बिवेल गियर का है, लेकिन इसका जो हम लोग का टूथ है वो स्पाइरल वे में रहता है। ठीक, ये चीज। वॉर्म गियर आप लोग जान रहे हैं, ये हम लोग का गियर है और ये हम लोग का वॉर्म है, ये इस पे रोटेट करता है। मिलिट्री गियर, नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल अगर बोलेगा तो हम लोग मिलिट्री गियर का यूज करते हैं, और टूथ हम लोग का स्ट्रेट रहता है। इंटरनल गियर, कोई भी हम लोग का सर्कल के अंदर जो हम लोग का रोटेट कर रहा है, जो सबसे छोटा जो गियर होता है उसको पिनियन कहते बोल सकते हैं। पिनियन जब रोटेट करा, मतलब इंटरनल गियर कहने का मतलब है सर्कल के अंदर जो हम लोग का काम पावर ट्रांसमिट करने में जो मदद कर रहा है, उसको इंटरनल गियर कहते हैं। रैक एंड पिनियन गियर, मैं एग्जांपल बोलता हूँ, ये रैक एंड पिनियन गियर है। एक रैक बना हुआ होता है जिसका नंबर पूछा जाता है कि कभी कभी कि नंबर ऑफ टूथ कितना होता है हम लोग का रैक एंड पिनियन में, तो इन्फिनिटी होता है। क्या है, इन्फिनिटी। रैक है ना, वो आप जितना दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, और उस पे क्या है, हम लोग का पिनियन का मूवमेंट होते रहता है। ठीक, ये हेरिंग बोन गियर है। हेरिंग बोन गियर में क्या है, हम लोग का दो टीथ जो है अपोजिट वे में कटा रहता है, इस तरह वी शेप में। ओके, और ये हाइपोइड गियर है। हाइपोइड गियर में हम लोग क्या है, यहाँ पे स्पाइरल वे में यहाँ पे टूथ कटा रहता है, ये भी हम लोग का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बोल सकते हैं, काम में ला सकते हैं। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ गियर इतना था यहाँ पे। और आगे फिर आपका जो है गियर ट्रेन है, ये थोड़ा मैं क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया उसको करवाने के बाद में हम लोग देखते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, वो देख लेते हैं। चलिए, तो साइज ऑफ गियर हम लोग देख लिए किस पे, जैसा कि मैंने बताया अभी कि पिच सर्कल डायमीटर पे ही हम लोग डिफाइन करते हैं कोई भी हम लोग गियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द रेडियल डिस्टेंस ऑफ ए टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल। आप बोला रेडियल डिस्टेंस, जो रेडियल डिस्टेंस जो मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक, मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ एक बार आप लोग के लिए। देखिए, आप लोग को भी कुछ इसी तरह कैसे याद रहना चाहिए, कैसे जो है इसको थोड़ा हम लोग अपने वे में बना करके हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये हम लोग का पिच सर्कल हो गया। बोल रहा है रेडियल डिस्टेंस, जो टूथ, ये टूथ से पिच सर्कल के बीच का दूरी, ये हम लोग क्या है, ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का एडेंडम सर्कल है, ये पिच सर्कल है। और ये अगर मैं बना दूं, ये अगर आप लोग बना दें, तो ये हम लोग क्या है, ये नीचे वाला हम लोग का डिडेंडम सर्कल है, और थोड़ा सा ऊपर लेते हैं तो ये हम लोग का क्लियरेंस सर्कल है। यहाँ पे पूछा गया है क्या कि बॉटम ऑफ द टूथ लेना है। क्या पूछा गया है कि यहाँ पर बॉटम ऑफ द टूथ क्या होगा, ये हम लोग का पिच सर्कल और बॉटम ऑफ द टूथ, जो कि हम लोग बॉटम ऑफ द टूथ क्या है, दैट इज हम लोग का डिडेंडम सर्कल। तो पिच सर्कल से लेकर के हम लोग बॉटम ऑफ टूथ क्या बोलते हैं इसको, दैट इज डिडेंडम कहते हैं इसको क्या कहते हैं, डिडेंडम। अगर टॉप ऑफ द टूथ बोलता तो हम लोग क्या इसको बोलते हैं, एडेंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडेंडम बोलते हैं। तो ये चीज यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिडेंडम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, द रेडियल डिस्टेंस ऑफ ए टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द, अच्छा सेम क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। 226 नंबर, द एडेंडम इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द पिच ऑफ द सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर टॉप ऑफ द टूथ बोलेगा तो एडेंडम, बॉटम ऑफ द टूथ बोलेगा तो डिडेंडम। अगर बोले एडेंडम सर्कल से पिच सर्कल के बीच का डिस्टेंस की दूरी को हम लोग, तो वो भी एडेंडम, और डिडेंडम सर्कल से पिच सर्कल के बीच का दूरी, तो वो भी डिडेंडम। ठीक, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना,
थोड़ा मतलब सिर्फ भाषा में अंतर है। तो यहाँ बोला गया क्या, एडेंडम किसको कहते हैं, तो रेडियल डिस्टेंस है टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ। ठीक, तो ए नंबर एग्री। 227 नंबर, द वर्किंग डेप्थ ऑफ अ गियर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द, वर्किंग डेप्थ मैंने बताया, वर्किंग डेप्थ और होल डेप्थ दो चीज मैंने बताया था। वर्किंग डेप्थ क्या बताया था कि जो क्लियरेंस सर्कल से लेके एडेंडम सर्कल का जो बीच का दूरी है उसको हम लोग वर्किंग डेप्थ लेते हैं। और अगर बोले होल लेंथ, होल डेप्थ किसको बोलेंगे, तो जो हम लोग का डिडेंडम सर्कल से लेकर के हम लोग का टॉप ऑफ द टूथ या फिर एडेंडम सर्कल के बीच का जो दूरी डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं होल डेप्थ। तो यहाँ पूछा गया क्या, वर्किंग डेप्थ, तो वर्किंग डेप्थ हम लोग का एडेंडम सर्कल टू द क्लियरेंस सर्कल, एडेंडम सर्कल टू द क्लियरेंस सर्कल। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ टू द बॉटम ऑफ द टूथ इन अ मेसिंग गियर इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन यहाँ पे बढ़िया है। देखिए क्या बोला है कि रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द टूथ टू द बॉटम ऑफ द टूथ इन अ मेसिंग गियर, जब मेसिंग गियर में हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लियरेंस कहते हैं, कि कितना क्लियरेंस वहां पे दिया गया है। कहने का मतलब क्या है, चलिए क्लियरेंस मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है, थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होंगे आप लोग। ये देखिए इस तरीके से मैंने जो है एक दो टूथ बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तभी थोड़ा इसमें समझ में आएगा। एक टूथ और बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक, थोड़ा आप लोग के लिए इनलार्ज में मैंने बना दिया ये चीज। तो मेसिंग गियर यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या, चलिए एक टूथ मैं यहाँ पे बना देता हूँ, थोड़ा सा नीचे बनाइए, इस तरीके से मेस कर रहा है। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच का दूरी पूछा है, ये दोनों, तो ये यहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस बचा है इसको क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं क्लियरेंस, जो कि क्लियरेंस सर्कल जो हम लोगों ने लिया था। ओके, जो वर्किंग डेप्थ तक लेते थे, तो यही हम लोग का क्लियरेंस है। थोड़ा सा ऊपर आ रहा था और ये नीचे हम लोग का टोटल डेप्थ वाला वो घट जा रहा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेस ऑफ द टूथ इज, फेस हम लोगों ने देखा जो साइड से हम लोग का था, तो फेस ऑफ द टूथ क्या है हम लोग का, सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द टूथ नहीं, सरफेस ऑफ टॉप ऑफ द टूथ में हम लोग का क्या है, वो हम लोग का फेस नहीं है। तो जो सरफेस ऑफ द टूथ एबव द पिच सरफेस है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं फेस, फेस ऑफ द टूथ। ठीक, नेक्स्ट है, द फ्लैंक ऑफ द टूथ इज द सरफेस ऑफ द टूथ डैश द पिच सरफेस। अब बताइए फ्लैंक किसको बोल रहे थे, फ्लैंक हम लोग बोल रहे थे जो पिच सरफेस से हम लोग का बिलो हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोल रहे थे। ठीक, नेक्स्ट है 231, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीथ टू द पिच सर्कल डायमीटर इन मिलीमीटर इज कॉल्ड। क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन आया है कि रेशियो क्या होता है, जो नंबर ऑफ टीथ टू द पिच सर्कल डायमीटर है ना, पिच सर्कल डायमीटर टी बाई डी बोल लीजिए इसको। ये भी क्या है, ये एमएम में है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पीडी से डिनोट करते हैं, क्या कहते हैं, सर्कुलर डायमीटरल पिच, क्या बोलते हैं, डायमीटरल पिच। तो ये ध्यान रखो। नेक्स्ट है ये मैं एक बार फिर से थोड़ा देख, ये टॉप लैंड हो गया हम लोग का, ये फेस हो गया, ये फ्लैंक हो गया, ये पिच सर्कल हो गया, ये हम लोग का डिडेंडम सॉरी एडेंडम डिडेंडम वर्किंग डेप्थ होल डेप्थ क्लियरेंस और आपका डिडेंडम सर्कल हो गया, क्लियरेंस सर्कल हो गया। इतना चीज याद रखिएगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं हो, जो मैंने बताया। ओके, एग्जाम में भी दिक्कत नहीं हो, समझने में दिक्कत नहीं होगा, और कभी मतलब कि उतना रटने का जरूरत नहीं है, थोड़ा चीजों को समझिए यहाँ पे क्या है नहीं। ठीक, ये गियर के बारे में हो गया। चलिए अब थोड़ा क्या है ना, एक एक करके अलग अलग थोड़ा गियर ट्रेन देख लेते हैं। बहुत सारे गियर ट्रेन है, सिंपल गियर ट्रेन है आपका, रिवर्टेड गियर ट्रेन है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है, तो सभी को अलग अलग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे, क्योंकि गियर ट्रेन से भी क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला है ये सिंपल गियर ट्रेन, देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ गियर लगाओ 4 गियर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 गियर ट्रेन लगाओ। पहले देखते हैं कि सिंपल गियर ट्रेन है क्या। सिंपल गियर ट्रेन इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ गियर ट्रेन फॉर ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हम लोग का गियर ट्रेन है, जो कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट या फिर एक गियर से दूसरे गियर को पावर ट्रांसमिट करने का काम में लाता है। This sort of train has a distinctive characteristic that all of the gear axes remain locked in position about the frame, and that each gear is positioned on its own shaft. One gear on each shaft is considered to be a basic gear system. यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान लेते हैं ये हम इवन और ऑड में यहाँ पे देखा जाता है, इवन और ऑड में, ये सभी के केस में हम लोग का वैलिड होगा। बोलता है कि अगर हम लोग का ये जैसे इवन है हम लोग का,
तो बोला क्या है कि आपका पहला जो गियर है, या तो बोल लीजिए सबसे छोटा जो हम लोग का, उसको पिनियन बोलते हैं। तो पिनियन जो अगर मूवमेंट करा हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो ये बताइए जो लास्ट वाला गियर है वो हम लोग कैसे मूवमेंट करेंगे। तो ये जब क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। तो ये जब क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। कहने का मतलब है इवन नंबर में हम लोग का क्या होता है, सेम इवन नंबर में हम लोग क्या है, तो यहाँ पे जो है इवन नंबर में हम लोग का डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाता है, और ऑड नंबर में हम लोग का सेम रहता है। ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक। तो ये सिंपल गियर ट्रेन है जो कि हम लोग का एक ही कोप्लेनर शाफ्ट में, और उसका जो है हम लोग का शाफ्ट जो है पैरेलल रहता है। शाफ्ट देखें सभी पैरेलल है एक दूसरे से। नेक्स्ट आइए, ये है रिवर्टेड गियर ट्रेन। क्या है, ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, रिवर्टेड गियर ट्रेन देख रहे हैं। रिवर्टेड, ये एक एक गियर इससे लगा हुआ, फिर दूसरा गियर उससे, फिर तीसरा गियर, फिर उससे चौथा गियर लगा हुआ, इस तरह से लगा हुआ। तो ये क्या रिवर्टेड गियर क्या होता है कि जो एक्सिस होता है फर्स्ट गियर का, ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट ड्राइवर, और जो लास्ट गियर का है वो को एक्सियल होता है। कहने का मतलब एक ही एक्सिस पे रहता है। क्या बोला, ये चीज ध्यान दे, रिवर्टेड गियर ट्रेन के रिगार्डिंग यही क्वेश्चन पूछता है कि जो पहला एक्सिस फर्स्ट गियर का एक्सिस और जो लास्ट गियर का एक्सिस वो कैसा रहता है, तो वो को एक्सियल रहता है, ठीक। तो ये चीज हो गया। और रिवर्टेड गियर ट्रेन जो है रिजेंबल करता है कंपाउंड गियर ट्रेन इन एवरी वे। रिवर्टेड गियर ट्रेन वो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड गियर ट्रेन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पर आपका जो है गियर लगा हुआ है। बोथ ऑफ देम आर यूटिलाइज्ड व्हेन सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन स्पीड और पावर आउटपुट आर रिक्वायर्ड, बट देयर इज नॉट इनफ रूम फॉर मेनी गियर टू बी इंस्टॉल्ड। यहाँ पे क्या है ना, रिवर्टेड गियर ट्रेन में या फिर कंपाउंड गियर ट्रेन, दोनों यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं क्या, सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन स्पीड और पावर आउटपुट के जहाँ रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन अगर बात करें रिवर्टेड गियर ट्रेन में, तो यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं रहता है कि आप बहुत ज्यादा नंबर ऑफ गियर को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहीं पे हम लोग क्या है, रिवर्टेड गियर ट्रेन पे देख रहे हैं, इतना छोटा स्पेस में हम लोग क्या किए, 4 गियर लगा दिए। अगर सिंपल गियर ट्रेन होता तो क्या चारों को अलग अलग करते, तो हम लोग का थोड़ा ज्यादा स्पेस लेता है यहाँ पे, ठीक। कंपाउंड गियर ट्रेन ऑल्सो हैव इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट ऑन द सेम एक्सिस, एंड दिस इज द केस ऑफ रिवर्टेड गियर ट्रेन कोएक्सियल, रिवर्स गियर ट्रेन कोएक्सियल। यहाँ पे क्या बोला, कंपाउंड गियर ट्रेन ऑल्सो हैव इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट आर ऑन द, जो इनपुट और आउटपुट शाफ्ट होता है वो हम लोग का सेम एक्सिस पे रहता है। कहने का मतलब जो हम लोग ने रिवर्टेड गियर ट्रेन देखा वो हम लोग सॉरी जो हम ये हम लोग क्या है, तो ये कोएक्सियल है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स गियर ट्रेन भी कहते हैं, ठीक। वन ऑफ दिस गियर मस्ट बी फ्रीली माउंटेड इफ दिस टू गियर आर पुट ऑन द सेम शाफ्ट, एडिशनली ईच पेयर टू गियर सेंटर मस्ट बी स्पेस्ड इक्वली अपार्ट, ठीक। तो ये रिवर्टेड गियर ट्रेन में यही याद रखना कि जो पहला गियर और लास्ट गियर हमेशा क्या होगा, वो कोएक्सियल होगा। ये चीज आप लोगों को ये ध्यान रखना। नेक्स्ट में हम लोग क्या, कंपाउंड गियर ट्रेन देख रहे हैं। कंपाउंड गियर ट्रेन है यहाँ पे, ये इनपुट गियर, ये फिर कंपाउंड गियर, ये आइडलर, फिर ये आउटपुट शाफ्ट। तो कंपाउंड गियर हम लोग का ये वाला देख रहे हैं। इसी पे हम लोग का क्या और भी गियर माउंट किया गया है, ये देखिए, ये हम लोग का इंटरमीडिएट शाफ्ट के रिगार्डिंग, ये आइडलर, आइडलर कहने का मतलब इसमें कोई पावर नहीं दिया गया, ये इसके रिगार्डिंग हम लोग का मूवमेंट करें। चलिए इसके रिगार्डिंग देखते बोला क्या, जब हम लोग का सेवरल गियर को एक शाफ्ट पे लगाया जाता है तो उसको हम लोग कंपाउंड गियर ट्रेन कहते हैं, ठीक। एक ही बोला है क्या, एक ही शाफ्ट पे हम लोग का अलग अलग तरह गियर लगाया जाएगा, तो हम लोग क्या बोले हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का ये भी गियर है, यहाँ भी लगाया गया है, एक ही शाफ्ट पे है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड गियर। ये तो वो यहाँ बोला, वी आर अवेयर दैट आइडल गियर इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड गियर ट्रेन हैव नो इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम स्पीड रेशियो। दिस गियर ऑन द अदर हैंड हेल्प रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द ड्राइवर एंड द व्हीकल। The benefit of intermediate gear is increased by employing compound gear on intermediate shaft when the distance between both driver is reduced. Also, the drive must be covered by intermediate gear while still needing a high speed ratio. In this case, each intermediate shaft has two securely connected gear that allow it to revolve at the same speed. ओके यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मान लेते हैं ये गियर को हटा दी, जो ब्लू कलर वाला गियर है इसको हटा देते हैं, एक टाइम के लिए हटा देते हो, क्या बन जाएगा, ये सिंपल गियर ट्रेन बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या बोला गया कि एक ही शाफ्ट पे अगर हम लोग सेवरल गियर हम लोग लगा देते हैं ताकि हम लोग को जो है स्पीड रेशियो हम लोग को ज्यादा मिले, तो उस केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कंपाउंड गियर ट्रेन। तो ये जो हम लोग का है, ये हम लोग क्या है, दैट इज कंपाउंड गियर है। ये इनपुट गियर हो गया, ये आउटपुट गियर हो गया, और बीच में यहाँ पे आइडलर रखा गया, ठीक। नेक्स्ट आइए,
नेक्स्ट है ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन क्या है ना, कुछ सर्कल के अंदर में हम लोग का जब हम लोग का पिनियन जब मूवमेंट करेगा, देख रहे हैं जैसे बनाते हैं ये हम लोग का अलग अलग जो ड्राइंग हम लोग बनाते हैं, ये क्या होता है, इस तरह से गियर रहता है और हम लोग क्या कहते हैं, एक जो पिनियन इस तरह से रहता है और पेंसिल पकड़ करके हम लोग इस तरह से इस तरह से इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो अलग अलग तरह का हम लोग का वहाँ पे क्या बनता है, डायग्राम बनकर निकलता है। वही चीज ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन में ये देख रहे हैं, वो एक रिंग के अंदर हम लोग का ये रिंग गियर है और अंदर वाला हम लोग बोलते हैं सन गियर, और ये हम लोग का प्लेनेटरी कैरियर, और ये जितना जो है ये जो हम लोग का है ये प्लेनेटरी पिनियन कहलाता है। तो ये जो हम लोग का रोटेट करेगा अंदर में पावर ट्रांसमिशन के लिए, उसको हम लोग कहते हैं ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। ईपी देखिए प्लेनेटरी गियरिंग इज अनदर नेम फॉर ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। प्लेनेटरी गियरिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस गियर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड अ सेंट्रल शाफ्ट विद वन ऑफ द मोर आउटर गियर। ये सेंट्रल शाफ्ट से ही सब हम लोग क्या है, हम लोग का यहाँ पे मूवमेंट होता है। The sun gear may rotate relative to the planet gear since it is positioned on a movable arm। यहाँ बोला कि जो सन गियर है हम लोग, सन गियर को कैसे रोटेट करेगा, वो हम लोग का प्लेनेट गियर के रिगार्डिंग हम लोग का रोटेट करेगा, क्योंकि ये मूवेबल आर्म से कनेक्ट किया गया। द यूज ऑफ द आउटर रिंग गियर ऑल्सो नोन एज एनुलस, दैट ये जो हम लोग का आउटर रिंग गियर जो है इसको हम लोग एनुलस भी कहते हैं। ठीक, ये सब चीजें मतलब जो है ध्यान देना। That meshes with the planet gear may also be included in EP cyclic gearing system। तो ये सब चीज हम लोग का गियर ट्रेन से संबंधित था। अब जो है क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर गियर ट्रेन और गियर से जो भी है, तो गियर टर्मिनोलॉजी बता दिया मैंने और गियर ट्रेन मैंने बता दिया। आइए, द रेशियो ऑफ द पिच सर्कल डायमीटर इन mm टू द नंबर ऑफ द पिच इज कॉल्ड सर्कुलर पिच। तो ये हम लोग का कौन सा स्टेटमेंट है, हम लोगों ने देखा क्या, हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था क्या, पिच सर्कल डायमीटर क्या है, नंबर ऑफ टीथ टू हम लोग का पिच सर्कल डायमीटर, ये होता है हम लोग क्या सर्कुलर। ठीक, नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द पिच सर्कल टू द डायमीटर। अच्छा सेम क्वेश्चन है क्या, 232 नंबर, ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ द डायमीटर पिच एंड द सर्कुलर पिच इज इक्वल टू, तो ये इक्वल टू हम लोग का पाई होता है, ये क्या होता है, पाई होता है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ द डायमीटर पिच एंड द मॉड्यूल इज इक्वल टू 1। तो करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कैंसिल आउट करके क्या होता है, 1 होता है। एक टी बाई डी होता है, एक डी बाई टी होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हम लोग कैंसिल आउट हो जाता है। द मॉड्यूल इज द रेसिप्रोकल ऑफ डायमीटर पिच। तो करेक्ट है हम लोग का, मॉड्यूल हम लोग का डायमीटर पिच के जस्ट उल्टा होता है। ये एम इक्वल, ये डायमीटर पिच मैंने क्या बताया था, डायमीटर पिच मैंने बताया था क्या, ये होता है नंबर ऑफ टीथ टू डायमीटर, है ना। और अगर मॉड्यूल पूछे तो m इक्वल टू होता है d अपॉन t, है ना, रेसिप्रोकल होता है उसको। नेक्स्ट है द मॉड्यूल इज, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया 236। द डेडेंडम सर्कल डायमीटर इज इक्वल टू, डेडेंडम सर्कल डायमीटर होता है क्योंकि पिच सर्कल डायमीटर से लेते हैं और cos फाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये डेडेंडम सर्कल डायमीटर के रिगार्डिंग इक्वल होता है। फाई हम लोग क्या है, तो फाई हम लोग का प्रेशर एंगल कहलाता है। द कॉन्टेक्ट रेशियो इज द रेशियो, तो कॉन्टेक्ट रेशियो क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सर्कुलर पिच, ये हम लोग क्या कहलाता है, तो ये हम लोग कॉन्टेक्ट रेशियो, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट और सर्कुलर पिच दोनों के बीच का जो है हम लोग का जो रेशियो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन आ गया, बहुत बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ गियरिंग, लॉ ऑफ गियरिंग आप लोग सभी लोग जान रहे हैं क्या है, कि जो कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन पेयर टीथ मस्ट ऑलवेज पास थ्रू द पिच पॉइंट। जो भी हम लोग का लॉ ऑफ गियरिंग क्या कहता है, जो भी हम लोग कॉमन नॉर्मल पॉइंट है वो जो कि कॉन्टेक्ट जब जहां बना रहा है वो हमेशा क्या है, वो हमेशा पिच पॉइंट से हमेशा पास करना चाहिए। ओके, ये हम लोग का लॉ ऑफ गियरिंग। 239 the velocity of sliding is dash the distance of the point of contact from the pitch point। बोला क्या, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट फ्रॉम पिच पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट है इनवॉल्यूट गियर द प्रेशर एंगल। इनवॉल्यूट गियर में हम लोग का जो प्रेशर एंगल होता है दैट इज फाई, जो मैंने बोला ये वो बोला है इनवॉल्यूट गियरिंग में हम लोग का, तो प्रेशर एंगल जो होता है ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। सी इन फुल डेप्थ 14.5 डिग्री involute system the smallest number of teeth in a pinion which meshes with rag without interference is। तो ये याद रखना, दो चीज है, दो ही क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पूछा गया 14.5 डिग्री इन्वॉल्यूट सिस्टम के लिए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टीथ जो हम लोग लगा सकते हैं
ओपिनियन के तौर पे वो रैक इंटरफेरेंस के लिए वो हम लोग का 32 होना चाहिए, कम से कम उतना होना चाहिए। अगर बोलेगा 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट के लिए तो ये हम लोग का 18 रहना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आइए, द प्रेशर एंगल फॉर इनवॉल्यूट गियर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द टीथ। नहीं, तो ये गलत है। प्रेशर एंगल इनवॉल्यूट गियर के लिए साइज ऑफ द टूथ पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, ये हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट है। कॉन्टेक्ट रेशियो बोलिए, कॉन्टेक्ट रेशियो अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, वो हम लोग का स्टेटमेंट में दिया था। ये आपका जो है थोड़ा फॉर्मूला के तौर पे बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सर्कुलर पिच, यही हम लोग क्या है, कॉन्टेक्ट रेशियो है। नेक्स्ट आइए, इनवॉल्यूट गियर के लिए रेशियो बेस सर्कल रेडियस एंड पिच सर्कल रेडियस इज इक्वल टू, बोला है क्या, बेस सर्कल रेडियस, चलिए इसी तरह जान लीजिए कि cos फाई होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, कि हम लोग का रेशियो बेस सर्कल रेडियस और पिच सर्कल रेडियस का cos फाई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर गियर, गियर के रिगार्डिंग हम लोग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये देखते हैं। इसमें सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये करके देखते हैं। बोला द addendum relation statement करेक्ट है। द पिच सर्कल डायमीटर इज प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड द नंबर ऑफ टिप। पिच सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर क्या है हम लोग का, प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टिप। तो मॉड्यूल, प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ जो होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट है हम लोग का। द कॉन्टेक्ट रेशियो मींस द नंबर ऑफ पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टेक्ट, तो करेक्ट है कि कॉन्टेक्ट रेशियो क्या होता है, जितना पेयर नंबर ऑफ टूथ हम लोग का कॉन्टेक्ट में है उसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट आइए, इन गियर हैविंग इनवॉल्यूट द नॉर्मल टू द इनवॉल्यूट इज अ टेंजेंट टू द, बोला है कोई भी गियर में इनवॉल्यूट टीथ अगर है उसमें, तो बोला है नॉर्मल, द नॉर्मल टू द इनवॉल्यूट इज अ टेंजेंट टू द, तो वो जो हम लोग टेंजेंट होता है किसके रिगार्डिंग, तो बेस सर्कल के रिगार्डिंग। ओके, 242 सेम क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 248, है ना। 250 तक देखते हैं आज, नहीं तो फिर लंबा हो जाता है पूरा सेशन। द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू मेसिंग इनवॉल्यूट गियर इज इक्वल टू, सेंटर डिस्टेंस वो पूछा गया यहाँ पर टू मेसिंग गियर इनवॉल्यूट गियर के रिगार्डिंग, तो क्या होता है यहाँ पे हो जाएगा आपका सम ऑफ बेस सर्कल रेडियाई अपॉन cos फाई, क्या जाएगा, सम ऑफ बेस सर्कल रेडियाई अपॉन cos फाई। व्हेन द टिप ऑफ अ टूथ अंडरकट द रूट ऑन इट्स मेटिंग गियर इट इज नोन एज इंटरफेरेंस, तो करेक्ट है। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब टिप ऑफ द टूथ क्या करेगा, हम लोग का जो मेटिंग गियर का अंडरनीथ में हम लोग कट करता है ना, उसको कहते हैं इंटरफेसिंग, है ना, मतलब एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 250 नंबर, इन गियर इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस व्हेन। अब बोल रहा है इंटरफेरेंस कब टेक्स प्लेस होगा, जब हम लोग का दो गियर मीट करेगा तभी तो हम लोग का इंटरफेरेंस होगा। तो बोला है क्या, जो सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट में डाल दिया कि द टिप ऑफ द टूथ ऑफ ए मेटिंग गियर डिग्स इनटू द पोर्शन बिटवीन द बेस एंड रूट सर्कल। जब हम लोग का मेटिंग गियर क्या करेगा, बेस और रूट सर्कल के बीच का पोर्शन वो क्या करेगा, डिग करेगा या फिर हम लोग का इंटरफेयर करेगा, उसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। ओके, चलिए तो आज जो है बहुत सारा चीज मैंने डिटेल में बताया आपको, जैसे गियर टर्मिनोलॉजी हो गया, गियर ट्रे मैंने बता दिया, टाइप्स ऑफ गियर मैंने बता दिया। ओके, वो चीज जरूरी मैंने सोचा तो वहां पे मैंने बता दिया। और उसके रिगार्डिंग अभी बहुत सारा अभी क्वेश्चन अभी तो आपका जो मैंने गियर टर्म बताया उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आया नहीं, अभी गियर टर्मिनोलॉजी ही चल रहा है यहाँ पर। जो भी गियर से जैसे इंटरफेरेंस आ गया, मॉड्यूल पिच है, सर्कुलर पिच है, पिच सर्कल डायमीटर, उसी के रिगार्डिंग अभी सब क्वेश्चन आ रहा। अभी शायद 300 क्वेश्चन तक आपका जो है गियर तक चलेगा, उसके कुछ आपका फ्लाईव्हील है, गवर्नर है, ये सब है, तो वो सब भी चलिए देखेंगे, है ना। अभी तो 250 क्वेश्चन अभी और इसमें है, कोई बात नहीं, अभी लगता है 3-4 वीडियो इसमें और बनेगा तभी हो पाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो अभी तक नहीं लगाया है मॉक टेस्ट, वो आपका तो स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, वहां से आप लोग जो है जाइए 2pif.in पे लॉग इन कीजिए और यहाँ से जो है आप जो है मॉक टेस्ट लगाइए 2pif.in। आप लोग के लिए 2pif लिखिएगा प्ले स्टोर पे, तो आप लोग के लिए वहां पे क्या है एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।